नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं और मेरे चैनल पर अप टू डेट वीडियोस तो अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अब अप टू डेट वीडियोस आएंगे। और मेरे माइंड में एक बहुत दिनों से क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा था और कई व्यूवर्स ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि सर डिप्रेशन क्या है, और आज सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि इसी के साथ इसका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, गुरप्रीत सिंह जी, जो एक लाइफ कोच है, होलिस्टिक कोच है और काउंसलर हैं और इनका रिलेशनशिप पे भी एक्सपर्टीज़ है। तो आज जानते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन के आंसर कि डिप्रेशन क्या होता है और व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों पहुंच जाता है और क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में पहुंचकर सुसाइड जैसे अटेम्प्ट कर लेता है। तो आइए जानते हैं हम गुरप्रीत सर से। तो मेरा पहला सवाल गुरप्रीत सर से ये है कि डिप्रेशन क्या होता है। हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और क्यों व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह होती है जिससे कि व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। तो राजेश जी, आपका सवाल है कि डिप्रेशन में लोग क्यों पहुंच जाते हैं। अब बहुत बार हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर कि डिप्रेस पर्सन को दिखाया गया है कि वो किससे बातचीत नहीं कर रहा है, वो अकेला बैठा हुआ है, किससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो लोनली रहना पसंद कर रहा है, उसका कोई चीज़ काम करने में कुछ उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो हमने एक छवि बना ली है, एक डार्क छवि बना ली है डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन वाला पर्सन मीन्स वो कोई भी काम करेगा ही नहीं और वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और डिप्रेशन को हमने एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन में पहुंच जाना, डिप्रेशन में है, एक जोन बना लिया कि कोई एक जगह है जहाँ पर कोई पर्सन पहुँच जाता है। कि कोई पर्सन है, अचानक से उसकी लाइफ में मे बी कोई इवेंट हो गया जिसको वो कोप अप नहीं कर पाया, तो वो कोई एक जगह पे एक डार्क सी गुफा में पहुंच गया जो एक डिप्रेशन है। इस तरह से जनरली हम जानते हैं डिप्रेशन को। इनफैक्ट मैं भी कुछ साल पहले, आज से 5-6 साल पहले, डिप्रेशन के बारे में इसी तरह से सोच रहा था। अब क्या है कि डिप्रेशन जो वर्ड है, इसकी डेफिनेशंस अलग अलग एरियाज़ या अलग अलग जो थ्योरीज़ है उसमें अलग अलग होगी। जैसे कि साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन होगी वो अलग होगी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बात करते हैं वो डेफिनेशन उसकी अलग तरीके से बताएंगे, जो फिलोसफिकल लोग हैं वो डिप्रेशन की अलग तरीके से बताएंगे, हेल्थ और वेलनेस के लोग जो है, डॉक्टर्स के फील्ड के जो है, वो उसे एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। पर मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक डेफिनेशन वो एब्सोल्यूट है, कि कोई एक पर्सन ही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बोल दिया कि मैं ही डिप्रेशन को डिफ़ाइन कर सकता हूँ और बुक्स के हिसाब से डिप्रेशन सिर्फ यही और यही और सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा, अगर हम देखें बायोलॉजिकली, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के हिसाब से, साइंस की टेक्स्ट बुक के हिसाब से डिप्रेशन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके पेरेंट्स है या उसके ग्रैंडफादर्स है, उनके अंदर अगर डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो तो वो प्रोन हो सकता है। जैसे डायबिटीज़ में होता है, हेरिडिटरी जिसको हम बोलते हैं, कि डायबिटीज़ जिसे है उसके बेटे को डायबिटीज़ होगी गारंटी नहीं है, डायबिटीज़ होने के चांस है। तो उसे बोला जाता है कि तू मीठा कम खा, तू थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखो ताकि वो बच सके, वो उसको प्रिवेंट कर सके। सिमिलरली डिप्रेशन में भी ऐसा होता है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं किसी किसी लोगों को। दूसरा है, हम बोलते हैं कि कुछ ट्रिगर इवेंट हो गया उस पर्सन की लाइफ में, किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो गया, किसी का बिजनेस लॉस हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी की लाइफ में कोई वो परीक्षा दे रहा था वहाँ पर वो फेल हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई पर्सन ने अपनी लाइफ का कोई पर्सन खो दिया अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसा कुछ हो गया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो उसे मैनेज नहीं कर पाया उस ट्रॉमा को, तो भी चांसेस बढ़ सकते हैं उस पर्सन के डिप्रेशन के होने के। अब सपोज़ किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी वो डिप्रेस है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में डिप्रेशन एक उसका साइड इफ़ेक्ट है अपने आप में। वो पर्सन चाहे उसकी लाइफ में कोई इवेंट ना हुआ हो, नॉर्मल चल रहा है, फिर भी उसे डिप्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जब वो डिलीवर कर लेती है बेबी, उसके बाद में एक डिप्रेशन होता है, उसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब उनके हार्मोन्स बहुत सारा चेंज होते हैं तो उनके अंदर भी डिप्रेशन आने के चांस होते हैं, जबकि उनकी लाइफ के अंदर तो खुशी आई है, उनकी लाइफ में खुशी आई है, बेबी आया, उन्हें तो खुश होना चाहिए, पर उसके बाद उनको डिप्रेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। तो इसी तरीके से कोई एक रीज़न नहीं है कि सिर्फ किसी की लाइफ में, अगर हम डिप्रेशन में कोई पर्सन और उसको बोले कि क्या हुआ तेरी लाइफ में, और वो कम्प्लीटली उसकी लाइफ अच्छी भी चल सकती है, बहुत अच्छा कमा भी सकता है, बहुत अच्छे ओहदे पर भी हो सकता है, सारी लग्जरीज़ भी एंजॉय कर सकता है, तो भी उसकी एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरे रिलेशन में ब्रेकअप हो गया या मेरी शादी नहीं हो रही है या मैंने अभी कोविड के बाद मेरी जॉब को लॉस कर दिया है,
तो मैं डिप्रेशन में चला गया। तो इस चीज़ को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और आई थिंक मेरे व्यूवर्स भी नहीं समझ पाएंगे कि फिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे है, क्या रीज़न है इसके पीछे। अब जब हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल डायबिटीज़ का ही लेते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि जो इंसुलिन सेक्रीशन है पर्सन का वो एडिक्वेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो ब्लड के अंदर है उसकी शुगर लेवल्स बढ़ रही है, ठीक है। अब जिस पर्सन जो उसका बेटा है मे बी उसकी भी पैनक्रियास सेम लेवल पे काम कर सकती है, जैसे हम बोल सकते हैं किसी को दांत की प्रॉब्लम है, उसके उनके बच्चों में भी दांत की प्रॉब्लम है, तो वो सिमिलर जो फीचर्स है बॉडी के जो फीचर्स है और ब्रेन के भी फीचर्स है, दोनों चीज़ें, ब्रेन हमारा काम कर रहा है, ब्रेन हमारा थॉट्स कर रहा है, अलग अलग एरियाज है ब्रेन के जो प्रोसेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जहाँ पर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, तो वो एरिया थोड़ा बहुत मैच कर सकता है आपके किसी एल्डर के साथ में, आपके डैड के साथ मॉम। तो जिस वे से मदर या फादर थिंक करते थे, ठीक है, कि मदर या फादर की लाइफ में अगर बिजनेस लॉस हुआ, उनकी लाइफ के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो वो झेल नहीं पाए, या उनकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ, तो उनका जो रिएक्शन है ब्रेन का करने का तरीका, वो रिएक्शन देने का तरीका है, उसको किस तरह से वो पॉजिटिवली ले रहे हैं, फुल्ली नेगेटिवली ले रहे हैं, या रिजेक्शन की तरह ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसके कुछ कुछ अंश उस बच्चे में आते हैं, कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जब वो पर्सन डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और हम बोल रहे हैं कि और एक पर्सन था जिसका ब्रेकअप हुआ, वो नहीं हुआ शिकार, उसने तो बाद में दूसरी गर्लफ्रेंड पटा ली इमीडिएटली, वो रुका ही नहीं है ना, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा अंश उसके पेरेंट्स का उस तरह के थॉट प्रोसेस रखने का, उस तरह की थिंकिंग रखने का, उस तरह की सोच रखने का, उस तरह से बिहेव करने का, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे बोल सकते हो, हम उसको वीक नहीं बोल सकते कि उसकी वीकनेस है, पर हम ये बोल सकते हैं कि उसके सोचने के तरीके में बदलाव नहीं आया है। जैसे जैसे जेनेटिक्स बढ़ते जा रहे हैं, मे बी पेरेंट्स के अंदर है स्मोकिंग वाले, ड्रिंकिंग वाले, ड्रग्स वाले, अल्कोहल वाले थे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो अल्कोहलिक का बच्चा है वो एडिक्ट ही होगा, लेकिन होने के चांसेस देखे गए हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, रोज़ अल्कोहल को देखा है, तो उनका जो है उस तरफ रुझान होने के चांसेस है। तो सिमिलरली अपब्रिंगिंग के अंदर, पेरेंटिंग के अंदर, या बच्चों ने अपने पेरेंट्स को में भी लड़ते हुए देखा है, बचपन में चिल्लाते हुए देखा है, आपस में झगड़ा करते हुए देखा है, और हम देख रहे हैं कि वो भी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो जेनेटिक डिस्पोजिशन तो एक चीज़ हो गई, दूसरा है कि उन्होंने ये लर्नड बिहेवियर भी है उनका, उन्होंने जो देखा है होते हुए, उन्होंने देखा है कि जब अनबन होती है तो सबसे बेस्ट तरीका है इधर से कढ़ाई फेंको, उधर से कुकर फेंको, इधर से चम्मच फेंको, यही तरीका है। उन्होंने शांति से सुलझाकर किसी बात को रेक्टिफाई करना सीखा ही नहीं, ठीक है। जेनेटिक्स तो बाद में उनके लर्निंग में भी वो बिहेवियर नहीं था, तो वो भी इस तरह से बिहेव करने लग गए, तो मैच हो गया उनका बिहेवियर, उनके मॉम डैड का बिहेवियर, उनका रिएक्शन, उनके मॉम डैड का रिएक्शन। तो कुछ कुछ लर्नड बिहेवियर भी है जेनेटिक्स के अलावा, हम लोग सीखते हुए भी आते हैं जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छा बताया सर ने। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति डिप्रेशन में तो चला जाता है, मान लिया कि डिप्रेशन में चला गया, लेकिन डिप्रेशन के बाद में वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। मतलब उसके पीछे ऐसा कौन सा फेज़ आ जाता है उसके माइंड में, ऐसा कौन सा फेज़ आ जाता है कि वो डिप्रेशन से सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाता है। जैसे मैंने कई केसेस सुनता हूँ और रोज़ केसेस आते हैं, और मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। तो सर आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा फेज़ आ जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचते ही नहीं, कर भी लेते हैं। अब सुसाइड को अगर हम नॉर्मल वे में डिफाइन करें कि अपनी बॉडी का अंत करना, कि मेरी बॉडी नो मोर है, फिनिश हो जाए, मेरी बॉडी एग्जिस्ट ना करे, है ना। अगर हम देखेंगे कि सारी लाइफ की खुशियाँ भी और दुख भी, प्लेजर भी और पेन भी, ये बॉडी की वजह से है, ठीक है। जो भी हम लाइफ के अंदर, अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आप खुश हो रहे हो, आपको बॉडी चाहिए, है ना, उछलने के लिए, हंसने के लिए, जंप करने के लिए, एक्साइट होने के लिए। अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है, आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई बॉडी में पेन है, कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, तो भी आपकी बॉडी आपके साथ में है, जो आपको वो सफरिंग भी दे रही है, आपको वो पेन का अनुभव बॉडी के थ्रू हो रहा है। अब जब पर्सन डिप्रेशन में है, मेंटल पेन में है, इमोशनल कंटिन्यूसली प्रेशर के अंदर है, सोच रहा है कि उसके मार्क्स बहुत कम आए, तो उसके मन के अंदर में भी एक डर पैदा हो गया कि ये मार्क्स कम होने की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेरी जॉब छूट गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, दूसरा है मैं फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा अपनी फैमिली को, तीसरा है मेरा ब्रेकअप हो गया तो लोग मुझे लूज़र की नज़र से देख सकते हैं, या मैं अकेले रह जाऊँगा, उस पर्सन के साथ मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किए थे, फीलिंग्स में डाले थे, अपना एनर्जी डाली थी, वो मेरी वेस्ट गई, अब मैं अकेले रह जाऊँगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। तो एक टेंडेंसी है उनकी थोड़ी सी कि वो वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में भी सोच रहे हैं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आप समझ लो कि जब आप जंगल में जा रहे हो, रास्ते में चलते हुए जा रहे हो और आपको शेर दिख जाए, तो इमीडिएटली आपका फर्स्ट इंस्टेंस होगा कि शेर से भागो,
बचना है, मुझे भागना है इससे। अब शेर से भागते भागते इस तरफ आ जाए और आपको वहाँ से एक सांप दिख जाए या और कोई एक जंगली प्राणी दिख जाए, अब आप एक दुविधा में हो कि मैं कहाँ पर किस तरफ भागूं, है ना। जो कम आपको लग रहा होगा कि जो मुझे कम तकलीफ दे सकता है ना, या जहाँ पर मेरी लाइफ को खतरा कम है ना, वो डायरेक्शन में भागना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ऐसा उस टाइम पे थॉट आ रहा है हमें, है ना। लेकिन एनालिसिस कौन कर रहा है? सांप भी उतना जहरीला है, वो भी उतना ही है, सांप के जहर से भी मर सकते हैं, यहाँ पर शेर के काटने से भी खाने से भी मर सकते हैं। पर हमारा थॉट ये आ रहा है कि हमने ज़्यादातर सुना है कि शेर के साथ पाला पड़ गया तो मरना पक्का है, चलो सांप ने अगर काट लिया तो एंटी वेनम तो मिल जाएगा, ऐसा सोच लिया। हमें लग रहा है थोड़ा सा चलो सेफ है, रिस्क ले सकते हैं सांप से कटवाने का। अब जनरल लाइफ के अंदर हमेशा पर्सन कंपेयर करता है कि कौन सी सिचुएशन में सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन क्या है और वो बुरी से बुरी सिचुएशन से मुझे बचना है। और बचपन से ही, जैसे मैंने बोला, पेरेंटिंग से भी आता है। जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, वेलकम नहीं रहे हैं, जजमेंटल रहे हैं, तो उन्हें और ज़्यादा डर होता है जब उनसे कुछ गलती होती है, उन्हें जजमेंट का। फिर उसके बाद सुसाइड के केसेस बहुत बार ऐसे सब सर्कमस्टेंसेस में देखे गए हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है या बहुत ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है या फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं है। वैसे बहुत बार देखा कि इंटरकास्ट मैरिज होगी, उन्हें पता है फैमिली बेदखल कर देगी या उनको एंटरटेन नहीं करेगी या समाज बेदखल कर देगा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा जैसे है, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो उस केसेस में भी देखा गया है कि लोगों ने अपनी लाइफ को एंड किया है। अब लाइफ को एंड करना भी आपकी लाइफ को एंड कर रहा है, और दूसरा आपकी प्रॉब्लम, वो उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को इस तरह देख रहे होते हैं, इनफैक्ट उनको दिख रही होती है, अपनी मर्जी से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो चश्मा ऐसा है डिप्रेशन का, काला चश्मा है जो आपके ऊपर जब चढ़ चुका है तब आपको सारी चीज़ें लग रहा है कि बुरी ही हो रही है आपके साथ में। तो नेगेटिविटी से घिर जाता है, नेगेटिविटी से आप देख नहीं पा रहे, लोगों के इंटेंशन में पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो, आप लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो, आपको बुरा ही लग रहा है, आपको लग रहा है कि लाइफ जीने लायक है ही नहीं। अब मैं अपने सामने एक शेर आते हुए देख रहा हूँ, वो शेर है कि लोगों का रिजेक्शन, लोगों का जजमेंट, लोग मुझे क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं होऊंगा, इनसिक्योर हो जाऊँगा, मैं अकेला रह जाऊँगा लाइफ के अंदर। तो ये सारे डर एक तरफ है, और ये डर को फेस ना करने की उस टाइम पे क्षमता, उस टाइम पे वो पर्सन, मैं वापस से वीक वर्ड कभी यूज़ नहीं करूँगा, है ना। वीक और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों हम लोगों को कैटेगरी में डाल रहे हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग पर्सन भी लाइफ में बहुत बार वीक होते हैं और वीक पर्सन भी बहुत बार लाइफ में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम कैटेगरी में नहीं डाल सकते ये वीक इंसान है या स्ट्रॉन्ग इंसान है। आपका स्ट्रॉन्ग दिन हो सकता है, आपका वीक दिन हो सकता है, आपका साल के सारे दिन आप वीक नहीं हो, सारे दिन आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ना सारे दिन आप तंदुरुस्त नहीं हो, सारे दिन आप बीमार नहीं हो। कोविड-19 में जो लोग 10 दिन से बेड पे पड़े होते हैं वो आज जिम भी कर सकते हैं ना, तो वो एक फेज़ था उनकी लाइफ का। तो सिमिलरली आपका उन पर्सन का उस टाइम पे वो करंट फेज़ ये है कि उन्हें जो थ्रेट है उनके सामने, जो खतरा है ना, ये वाला जो वो इतना बड़ा लग रहा है, तो उन्हें लग रहा है इससे एस्केप कैसे करें, इसको फेस करने से कैसे बचे। तो इसको फेस करने से कैसे बचे, इस फियर को फेस करने से, डर को फेस करने से कैसे बचे, तो उन्हें लगता है कि शायद हम नहीं रहेंगे तो कौन फेस करेगा फियर, कौन उस फियर को फेस करेगा। फियर ही नहीं रहेगा, पेन ही नहीं रहेगा, इमोशनल पेन ही नहीं रहेगा, अगर हम ही नहीं रहे तो उनके अंदर इस तरह के थॉट्स उत्पन्न हो सकते हैं। बाकी बायोलॉजिकली और जेनेटिकली और जो हम बोल रहे हैं साइकोलॉजिकली, तो ये बोला जा रहा है कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स है, उनकी मात्रा है, सेरोटोनिन है ना, डोपामिन है, ये सारे जो इनकी मात्रा है कम हो जाती है तो आपका ब्रेन के फंक्शंस में बदलाव आता है, उस तरह से आप सोचने लगते हो, आप सुसाइडल टेंडेंसीज आपको हो सकती है। पर ये भी एक फैक्टर है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे समझ से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने नोटिस किया है काउंसलिंग के दौरान या लाइफ कोचिंग के सेशंस के दौरान, कि जब कोई पर्सन के माइंड में इस तरह की थॉट चल रही है तो वो क्या चीज़ से बचने की ट्राई कर रहा है कि वो इतना बड़ा स्टेप को भी एम्ब्रेस कर रहा है, जबकि वो भी उसके लिए उतना ही पेनफुल हो सकता है, पर उसको वो पेनफुल कम लग रहा है और जो सिचुएशन है वो ज़्यादा उसको पेनफुल लग रही है। ओवरऑल कहे जाए तो जो सिचुएशन है वो उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही है, तो वो आसान सा रास्ता ढूंढता है सुसाइड। लेकिन सुसाइड इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने किया है हो सकता है उनके लिए आसान हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें नहीं करना है ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ में सर ने बताया कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, अप एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, वो चीज़ें एक अलग है। लेकिन हमें ये सुसाइड जैसी बातें या ऐसे थॉट्स नहीं लेकर आना है। और सर एज ए काउंसलर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स भी बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि मम्मी पापा केयर नहीं करते हैं, या मेरा रिजल्ट नहीं देखने जाते हैं, या मेरे रिजल्ट नहीं देखते हैं, या मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये बात क्या सही है या ऐसा होता है लाइफ में बच्चों की? अब हम पहले तो ह्यूमन बींग्स को जनरली समझने की कोशिश करते हैं ना, हर पर्सन, हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे कभी ना कभी, है ना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो आइडेंटिटी स्टार्टिंग में
उसे पता नहीं है कि वो कौन है, वो क्या है ना, नाम भी उसका हम ही रख रहे हैं, है ना, उसे बता भी ये रहे हैं, ये हाथ है, ये नोज़ है, ये आँख है, ये मम्मी है, ये डैडी, हम पहचान करा रहे हैं हर चीज़ के। अब लव की जो नीड है ना, बचपन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, हाँ, लव और केयर की नीड है, सबसे इम्पॉर्टेंटली बच्चा अपनी माँ के साथ कनेक्टेड होता है, फिर धीरे 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 उसको और बाकी रिश्तेदार पता चलते हैं, तो उसको एक हम ही उसे डेफिनेशन बता रहे हैं कि लव क्या होता है, हम प्यार कर रहे हैं हग्स के थ्रू, किस के थ्रू, अच्छे वर्ड्स के थ्रू, स्माइल के थ्रू, खेल के थ्रू, और हम उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो वहाँ पर उसकी समझ शुरू हो जाती है कि लव क्या है, गुस्सा क्या है, हेट क्या है, चिल्लाना क्या है, रोना क्या है, उसकी एक समझ ये सारे इमोशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये टेंडेंसी है, हम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स अगर देखते हैं, अब्राहम मास्लो की, तो उसमें वो बताते हैं कि सबसे पहले उनकी नीड है कि खाना पीना पानी, ये बेसिक चीज़ है ना, सबसे पहले बच्चे का अटैचमेंट दूध के साथ होता है, उसके बाद वो जैसे जैसे ग्रो करता है, उसके बाद पर्सन को चाहिए कि वो सिक्योर हो, बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है पर अननोन पर्सन के पास नहीं जाता, वो सिक्योरिटी की नीड उसकी है। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो उसकी और सेफ्टी की, सिक्योरिटी की नीड्स के बाद में उसकी नीड्स आती है कि एप्रिसिएशन की, लव की नीड्स आ गई, ये सारी नीड्स आ गई है। तो उसे लगता है कि पेरेंट्स मुझे हक करे, मुझसे बात करे, मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करे, मुझे हक दे, कडल दे, एप्रिसिएशन दे, मैंने कुछ बना के लेके आया, मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे उस पर तालियाँ मिले कुछ। ये एकदम छोटा बच्चा भी करता है, बहुत छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा भी मैंने देखा है कि जब वो कुछ करता टाइप करता है, कुछ करता है और उसको वो सीख कर रहा है वैलिडेशन, अप्रूवल, कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसमें, पेरेंट्स को कैसा लग रहा है, और ये बचपन से नीड आ रही है। अब उसके बाद क्या होता है, बचपन में हर एक बच्चे को अच्छा पेरेंटिंग नसीब हो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं होते, पर पेरेंट्स नासमझ हो सकते हैं उस टाइम पर, पेरेंट्स खुद अपने इशू से जूझ रहे हो सकते हैं, पेरेंट्स आपस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के इशू से जूझ रहे होते हैं, कोई फाइनेंशियल इशू से लड़ रहा होता है, कोई पेरेंट्स में देखा गया है कि वो इन लॉज की वजह से परेशान होते हैं, कहाँ पे पेरेंट्स के बीच में कोई दूसरा जो रिलेशनशिप में कोई पर्सन है, कोई रिलेटिव है, उसकी वजह से कोई इशू चल रहा है, तो कोई ना कोई, या किसी को एडिक्शन है घर के अंदर, है ना, मे बी किसके हस्बैंड को एडिक्शन है, उसकी वजह से नशे की लत है, उसमें वो एक दूसरे को साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो ऐसा एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स की तरफ से, जो वो देना तो नहीं चाहते अपने बच्चे को। कोई भी जब बच्चे को लेके आया दुनिया के अंदर तो अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहेगा, पर वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होता, और ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुए बच्चे जब और बड़े होते हैं तो उनका वो जो गैप है, जो उन्हें अफेक्शन, केयर, लव बचपन में नहीं मिला, एक वॉइड, एक अकेलापन, एक खालीपन, एक गैप क्रिएट हो जाता है, और वो गैप ऑलमोस्ट पूरे लाइफ तक गैप बना रहता है। वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो गैप है जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वैलिडेशन की, एक ग्रुप के अंदर जाके स्मोक करके ट्राई कर रहे हैं, ड्रिंक करके ट्राई कर रहे हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप में पढ़ के ट्राई कर रहे हैं, पैसा कमा के उसको गैप को फिल करने की ट्राई कर रहे हैं, पर फिर भी वो एम्प्टी रह जाते हैं, वो गैप फुलफिल नहीं होता है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप खुद अपने बच्चे को लेकर आए हो लाइफ के अंदर, है ना, इस लाइफ के अंदर, और आपके लाइफ के जो भी इश्यूज़ हो उससे हटकर, उससे साइड में होकर, उसको रेक्टिफाई करके, उसको मॉडिफाई करके, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जिसको लेके आया दुनिया में उसकी पूरी केयर करना, उसका पूरा ध्यान रखना, उसके इश्यूज़ को समझना, उसको सुनना, उसे अप्रिशिएट करना, उसके साथ लगाव रखना, उसे मोटिवेट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए मैं गुड और बैड पेरेंट कौन है नहीं बोलूँगा, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका कर्तव्य है, चाहे आपकी लाइफ में जो मर्जी चल रहा है ना, उसके लिए आपका बच्चा तो जिम्मेदार है नहीं, है ना, पर आप ज़रूर जिम्मेदार हो एटलीस्ट 18 ईयर्स तक अपने बच्चे की नीड्स के लिए और उसे अच्छी परवरिश देने के लिए। तो कुछ रेक्टिफिकेशन पेरेंट्स को काउंसलिंग के थ्रू, पेरेंटिंग के बारे में जानने के थ्रू, अपने आप को एडुकेट करने के थ्रू ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जो आपने कहा कि पेरेंट्स का अप्रिसिएशन, वैलिडेशन जब नहीं होता है तो किसी के माइंड में ऐसा आ सकता है कि पेरेंट्स की आप प्रोडक्ट हो, है ना, जिस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बना है वो फैक्ट्री का ओनर ही प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे, है ना, कितना हर्ट होगा प्रोडक्ट को, है ना। सिमिलरली तो जहाँ से आप आए हो वहीं से आपको स्टैंप नहीं मिल रही, वहीं पे क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, वहीं से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, वहीं से आपको नेगेटिव बोला जा रहा है, तो फिर आपको बाहर से क्या आस रह जाएगी। इसलिए पेरेंट्स से ये चीज़ आनी ज़रूरी है और उनको एडुकेट करना चाहिए अपने आप को। ज़रूरी। सिमिलरली जो सर ने बताया है वो ऑलमोस्ट सही है और उनकी बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरेंट्स को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अभी मैं जैसा कि कई वीडियोस में देखता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात ये समझ में आई पेरेंटिंग पे
कि 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों पर पूरी तरह से फोकस्ड है ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हमें हमें उन बच्चों की लाइफ में जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग ऐसा हो जाता है। और जैसे अभी देखें तो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है, अगर किसी को लाइक ना मिले तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे लाइक नहीं किया या फॉलो नहीं किया, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह बच्चों का दिमाग होता है, अगर आप उन्हें थोड़ा सा प्यार, लव या 2-4 अच्छी बातें कह देते हैं तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट। दूसरी बात ये है सर कि व्यक्ति डिप्रेशन में तो चला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सोचता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वो पहचान नहीं कर पाता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या नहीं हूँ। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? ठीक है, एक थोड़ी पिछली बात पे थोड़ा सा भी एलैबोरेट करना चाहूँगा। जब आपने सोशल मीडिया की बात करी थी कि जो लोग लाइक्स के, शेयर्स के भूखे हो गए लोग, है ना। अब ये भूखा भी पर्सन तो है जब उसके पेट में खाना नहीं है। तो घर से भी बहुत सारे लोगों को जब अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, ये सब चीज़ नहीं मिलती तो कहाँ से वो सीख करेंगे? बाहर से सीख करेंगे, बाहर से ढूंढेंगे। तो जब आपको दिखे कि कोई पर्सन सोशल मीडिया पे, गेमिंग पर, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो आपको देखना है क्या मेरे पेरेंटिंग के अंदर कुछ कमी है, क्या मेरा जो टाइम मैं देती हूँ अपने बच्चे को उसके अंदर कोई कमी है, क्या कोई रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। तो पेरेंट्स से भी ये सवाल आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सवाल पे। आपने पूछा क्या? मैंने पूछा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि डिप्रेशन में चला हाँ, गया है, या राइट, कैसे इससे बचा जाए? राइट। अब एक तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जो ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियो, है ना, अवेयरनेस वीडियोस, जैसे इस तरह का अवेयरनेस वीडियोस है, इस तरह के और बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस है। तो अवेयरनेस वीडियोस देख के पता चलता है कि हम में भी डिप्रेशन में है या नहीं। दूसरा है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात हो, कि स्कूल्स के अंदर ही ऑलरेडी जब बच्चे एक 5th-6th स्टैंडर्ड के आगे बढ़ जाते हैं, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के साथ ट्रॉमा होता है, बुलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत कुछ। तो वहाँ पर ही एजुकेशन के अंदर ही अगर उन्हें बताया जा रहा है कि ये अगर आपके सिम्टम्स है, अगर आप ऐसे फील कर रहे हो तो ये डिप्रेशन हो सकता है, इसके लिए काउंसलिंग अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो एक ओपननेस के साथ में, ये नहीं कि किसी के लिए किसी का डिप्रेशन अगर डिटेक्ट हुआ, या मे बी स्कूल्स के अंदर बहुत बार ये होता है कि कोई चाइल्ड है, उसे कोई डिसऑर्डर है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको एक अलग से रखा जाता है और लोग उसे जज करने लगते हैं, ये तो स्लो है, इसे राइटर की ज़रूरत है, ये ऐसा है। तो वहाँ जजमेंट है। तो जजमेंट बहुत बड़ा दुश्मन है मेंटल हेल्थ का। जहाँ पर भी जज कर रहे हैं लोग एक दूसरे को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के ऊपर कि ये एक ग्रे एरिया के अंदर आ गया है, ये एक स्टिग्मा के अंदर आ गया, तो अपने आप वो पर्सन उसे परस्यू नहीं करेगा, उसको लाइक नहीं करेगा कि मुझे जाना ही नहीं है काउंसलर के पास, क्योंकि लोग काउंसलर के पास जाने को ही बुरा समझते हैं। तो बेस लेवल से, एकदम बेस लेवल, स्कूल के लेवल से, जब तक कि एकदम नॉर्मल ना बना दिया जाए। आप एग्जांपल है कि आप देखते हो फ़ोन की कॉल हम लोग लगाते हैं आजकल, किसको तो आता है कोविड-19 से सुरक्षा के लिए ये करो। तो कोविड-19 हाँ, लेकिन ये एक तरीके से सतर्क होने का एक एग्जाम्पल भी है, जरिया है। अब आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि कोविड-19 से बड़ा खतरा है, वो है मेंटल हेल्थ इशू का इंडिया पे, वो है डिप्रेशन का, वो सब डिसऑर्डर का है। कोविड-19 तो अभी आया है, 1-1.5 साल पहले आया है ना। डिप्रेशन कितने टाइम से, सुसाइड की वजह से डेथ होती ही जा रही है लोगों की। क्रिमिनल्स है, उनकी भी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, इसलिए वो क्राइम्स के अंदर है ना। तो लोगों की मौत ये सब जरियों से, मेंटल हेल्थ इशू की वजह से तो कितने सालों से हो रही है ना। कोविड-19 की मौत का तो अभी आप उसका एक विश्लेषण कर रहे हो कि अभी हो रही है। अब अगर ये डेथ्स इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो जो मेंटल हेल्थ से हो रही है वो लाइफ क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट चाहे तो IVR पे एक ऐसा ही सिंपलर मैसेज नहीं कर सकते। अगर आपको लो लग रहा है, आपको डिप्रेस लग रहा है, आपको सैड लग रहा है, कोई बात करने के लिए नहीं है, तो ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, किया जा सकता है। क्या है बड़ा इम्प्लीमेंटेशन, क्या है उसमें, इतने रिसोर्सेज सब जगह लगते हैं, सिंपल वे में बहुत ईजी है। और हर पर्सन के फ़ोन पे जब ये जाएगा तो इसको टैबू नहीं माना जाएगा, ये टैबू की तरह नहीं हो जाएगा, ये स्टिग्मा की तरह नहीं हो जाएगा। लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट ही हमें बोल रही है कि अगर आपको ये इश्यूज़ है तो हमारी हेल्पलाइंस है, हमारे ये सेंटर्स है काउंसलिंग के अलग अलग सिटीज़ में, आप वहाँ पे जाके विजिट करो, तो ओपननेस आएगी। तो जब तक हायर लेवल पे गवर्नमेंट के लेवल पे ओपननेस नहीं आती ये सब इशू के, तब तक कितना भी मैं आप सब वीडियोस बना लो, हमारे वीडियोस कितने पहुंच जाएंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लाखों की तादाद पे लोगों तक पहुंचने ज़रूरी है। वो सिर्फ अथॉरिटी अगर इसमें भी अपना योगदान करे, उनके थ्रू ये बहुत फटाफट हो सकता है। सबको पता है, एक गरीब इंसान झोपड़े में रहता है, उसको भी पता है कोविड-19 क्या है,
उसको भी पता है कि RT-PCR क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है ये टेस्ट क्या है ना, उसको पता है कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ये सारे उसको टर्म्स कैसे पता चली, अवेयरनेस से। तो जब इसका अवेयरनेस हो सकता है तो मेंटल हेल्थ का भी होना चाहिए ज़रूर। जरूरी है, बिल्कुल सही है कि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है ये चीज़ें क्या होती है। जैसे अभी पहले लोग यही नहीं जानते थे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, या फिर कोरोना क्या होता है, या फिर मास्क क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस फैलती है, लोगों तक बातें पहुंचती है, वो ऑब्वियसली अवेयर होते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ को या मेंटल अवेयरनेस को भी हम फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारी लाइफ को हमें सेव करना है, और जब भी ऐसी कोई नेगेटिविटी से कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, या कभी आप सैड फील करते हैं, तो काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं, या बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी, किताब पढ़ सकते हैं। देयर आर सो मेनी सोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, जिससे कि आप अपने डिप्रेशन से या मेंटल हेल्थ से बच सकते हैं, या इन तरह के थॉट से बच सकते हैं, राइट। और अभी जैसे कि NRCB की रिपोर्ट आई थी सर, जिसमें बताया गया है कि सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और IIT और IIM जैसे बड़े संस्थानों में भी पिछले 7 सालों में 122 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, सुसाइड की है। तो मतलब क्या रीज़न रहा होगा उनकी लाइफ में जो वो सुसाइड कर रहे हैं। और हालांकि IIT और IIM में अच्छे बच्चे पढ़ने जाते हैं, सिंसियर बच्चे पढ़ने जाते हैं, जबकि वो मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, इसके बावजूद भी वो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है, ऐसा कौन सा फेज़ होता है जबकि वो ऑलरेडी मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इतने बड़े संस्थान में स्टडी कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा काम क्यों कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? अब जैसे मैंने बोला है कि एक चीज़ के बारे में लोग बात ही नहीं करते, बात करना ही नहीं चाहते, है ना। डिप्रेशन वर्ड सुनते ही वो पर्सन से ही लोग अपने आप को एक ना दूर करने लग जाएंगे, कि इस पर्सन से बात ही नहीं करते, है ना। कि कल को इससे सुसाइड कर लिया तो भाई हम तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग ही कुछ चपेटे में आ जाएंगे। आज की डेट में फैमिली में भी किसी को डिप्रेशन होता है तो फैमिली के अंदर भी लोग जाकर उसका चेकअप करा के रिपोर्ट निकलवाते हैं कि इसे डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी, के बाद में हमारे ऊपर ब्लेम ना, ये चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पर ये नहीं कि उसकी मेंटल हेल्थ को किस तरह ठीक किया जाए। जब आपने बोला कि इस बड़े बड़े संस्थान के अंदर भी जब सुसाइड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये बड़े बड़े संस्थान बिल्डिंग में बड़े हैं, एजुकेशन में बड़े हैं, प्रोफेसर और लेक्चरर में बड़े हैं, प्लेसमेंट में बड़े हैं, पर मेंटल हेल्थ में बहुत छोटे हैं, तो वो अगर उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, बड़े बड़े ग्राउंड्स होंगे, उनके पास जिम खानाज होंगे, एक्टिविटी होगी, कल्चरल इवेंट होंगे, बड़ा कुछ चल रहा है उनके वहाँ पर, नाम है उनका, उनके रिक्रूटमेंट वहाँ पर हो रहा है लोगों का, तो क्या एक ऐसा सेल वहाँ पर नहीं बना होगा जो मेंटल हेल्थ के लिए वेलकमिंग हो? बना तो होगा ज़रूर, लेकिन वेलकमिंग नहीं होगा, है ना। तो अगर असली में ये सारी जितनी भी केंद्र है वो बड़े हैं, तो उनको बड़ा बनना पड़ेगा इस मामले में कि वो वेलकमिंग हो जाए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, जहाँ पर भी जो लोग कुछ फेस कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहे, वहाँ पे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स ये जाकर उन्हें एडुकेट करते रहे, तो असलियत में ये रूट लेवल से सॉल्व हो जाएगी। और ये हर पर्सन को अपने लेवल पर जितना भी वो कर सकता है, हर पर्सन को ही मेंटल हेल्थ एडवोकेट बनना पड़ेगा, और अपने लेवल पर इसके रिलेटेड जो है नॉलेज लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। सर ने बहुत अच्छा बताया। और एक क्वेश्चन ये है, क्या डिप्रेशन बच्चों को ही हो सकता है, क्या बुजुर्ग को हो सकता है, या कोई यंगस्टर को भी हो सकता है? क्या कोई एज वाइज ऐसा कुछ होता है, ये डिसऑर्डर की किसी को भी हो सकता है, या बच्चों को ही स्पेशली होता है सर? तो कोई एज का डिप्रेशन से लेना देना नहीं है। बहुत सारे छोटे से बच्चों में भी देखा गया है कि वो डिप्रेशन, जैसे मैंने बोला है कि लाइफ में कुछ होना ही ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन होने के लिए, कि हुआ है कुछ तो ही डिप्रेशन हुआ है। ये जैसे मैंने बोला, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में भी डिप्रेशन बहुत बार देखा गया है, हार्मोनल चेंजेस में भी डिप्रेशन बहुत बार देखा गया है। तो कुछ इवेंट हो उसका इंतज़ार करना डिप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी भी वो हो सकता है, और उसके लिए मेडिकेशंस है, उसके लिए काउंसलिंग है, टॉक थेरेपीज़ है, वो सब अवेलेबल है एज अ ट्रीटमेंट प्लान। तो जो भी एज ग्रुप में आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, कोई अलोन रह रहा है, कोई सैड लग रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है, ज़्यादा सो रहा है, कम सो रहा है, आपको बिहेवियर उसका बहुत लो लग रहा है, किसी से बहुत आपको उसके वर्ड्स में बहुत डीमोटिवेशन लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो लाइफ से ही अल्टीमेटली खुश नहीं है, सब कुछ सब उसके आसपास फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी उसको ये लग रहा है कि लाइफ लिविंग के लायक नहीं है, तो कुछ साइंस हो सकते हैं। आप अगर गूगल पे जाए तो आपको सारे साइंस मिल जाएंगे कि डिप्रेशन के क्या मेजर साइंस है जो आपको लुकआउट करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी फैमिली में डिप्रेशन है, तो आपका ये नेक्स्ट सवाल यही होगा कि उसको कैसे हम हेल्प करें पर्सन की। तो अगर हम हेल्प करना चाहते हैं उस पर्सन की, तो पहला है कि मेडिकल हेल्प, ठीक है। जैसे आपका हाथ है,
आपका सिर है, आपके कान है, आपकी आँखें, आपका नाक है, आपके हाथ, हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ हैं, ये सारे पार्ट है आपकी बॉडी के। तो क्या ब्रेन पार्ट नहीं है? हम ब्रेन को पार्ट समझना क्यों भूल गए कि ब्रेन हमारा पार्ट नहीं है। ब्रेन में कुछ गलती हो रही है तो वो गलती नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, पेट के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, विमेन हेल्थ के लिए गायनेकोलॉजिस्ट है, ईएनटी सर्जन्स है, आई स्पेशलिस्ट है, तो आप जा रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं आपको धुंधला दिख रहा है तो आप कुछ भी घरेलू नुस्खा कर रहे हो और घर पे बैठे हो, नहीं, आप कर रहे हो उसके लिए कुछ ना कुछ, है ना। पर डिप्रेशन के लिए लोग घरेलू नुस्खा में बोलेंगे कि अरे बस मोटिवेट हो जाओ, कुछ नहीं, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ ये वर्ड्स कुछ हद तक पर्सन को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, इंचार्ज बना सकते हैं अपनी लाइफ के, पर उसका माइंड 360 डिग्री चेंज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका जब तक लाइफ का कोर इशू रिजॉल्व नहीं होगा या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो सिम्टम्स नहीं जाएंगे। या आपको बोलेंगे जैसे हम बैठे पार्क में, तो पार्क में बैठो तो आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपको हेल्प मिल सकती है। हो सकता है कोई एक पर्सन पार्क में बैठे, उसको पहले जितना अकेला घर पे लग रहा था उससे ज़्यादा पार्क में अकेला लगे, वो और ओवर थिंकिंग में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिप्रेशन कम की जगह बढ़ भी जाए, ऐसा है। तो ये सब सपोर्टिव चीज़ें हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, बाकी हीलिंग की जो भी चीज़ें हैं, नेचर में बैठना, ये सब है, हेल्प कर सकती है पर्सन को थोड़ा सा। पर साथ में आपको उसको सपोर्ट देना है। कैसे? मेडिसिन के थ्रू सपोर्ट। जैसे मेडिसिन के अंदर एंटी डिप्रेशंस है, ट्राईसाइक्लिक्स है, उसमें SSRI कैटेगरी के एंटी डिप्रेशंस है जो डॉक्टर आपको देंगे। साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रख कर देंगे कि इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे कि डिप्रेशन से भी बुरे हो, तो वो रहेंगे। और उसके अलावा जो टॉक थेरेपी है, जिसे हम थेरेपी कहते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, वो तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी, इवन दवाइयों के साथ साथ इमीडिएटली ज़रूरी है। और अगर थोड़े लेवल पर है आपकी इशू तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। दूसरा है कि फैमिली के लोग सुनना चालू कर दें, फैमिली के लोग निगलेक्ट करना ना चालू करें। आप पैसे से या लग्जरी से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसके लिए इमोशनली प्रेजेंट हो, सुन रहे हो उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, तो आप उस तरह से प्रेजेंट हो सकते हो। तो इसलिए उनकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेना, उनको सुनना, उनको एक लैंडिंग ईयर देना, उनको हर्ड फील करवाना, ये बेसिक लेवल पर अगर आप काम करते हो, उनको एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट देते हो, तो आप सपोर्ट कर सकते हो किसी को जिसको डिप्रेशन है उसे। वाकई में कि सर ने माइंड के या ब्रेन के बारे में बताया है कि बिल्कुल सही है। हमारी जो पूरी लाइफ को ड्राइव करता है वो हमारा माइंड होता है या हमारा ब्रेन होता है ना। और हमारे जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन उसी तरह हमारे दिमाग को भी हमें कुछ ना कुछ खिलाने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। वो है पॉजिटिविटी, नॉलेज, ज्ञान, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, वो हमारे दिमाग को जानी चाहिए। अगर उसमें भी हम अगर जंक फूड डालेंगे, जैसे पेट में जंक फूड डालते हैं तो हमें डिसीज़ हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी अगर हम जंक फूड डालेंगे, नेगेटिविटी डालेंगे, कोई गंदे गलत चीज़ें डालेंगे, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन के हम शिकार हो ही जाएंगे। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमें अच्छी चीज़ें या पॉजिटिव वातावरण में रहना है और हमें से पॉजिटिव थिंक रखना है, और ओवर थिंकिंग तो करना ही नहीं है, और करें भी तो पॉजिटिव वे में करें, उसको नेगेटिव वे में ना लेके जाएं। और दूसरी बात ये है कि हेल्प की बात अगर हम करें तो हमारे आइट साइड में, एटमॉस्फेयर में, या जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। तो अगर मैं एज ए मोटिवेटर आपसे बोलूँ कि आप भी लोगों की मदद बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली सर ने बताया कि किसी का काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में जब तक कि उस रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, उस प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, वो चीज़ें नहीं ख़त्म होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको मदद मिल सकती है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, या किस वे में, किस तरह उनके पास ऐसा क्या होता है जिससे कि लोग उनकी मदद कर सकते हैं और उनको डिप्रेशन में कहीं ना कहीं उससे बाहर निकाला जा सकता है। अब लोग क्या हो गया है कि हर पर्सन किसी ना किसी तरह से सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा मैं कर पाऊँ और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना पाऊँ। उसके चलते हुए आसपास के और बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे चिल्ड्रन की लाइफ को पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं। क्यों? वो काम कर रहे हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। पर चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसा कमा रहे हैं, पर उनके लिए अवेलेबल नहीं है। पर चिल्ड्रन बोलते हैं नहीं, हमें पैसा मत दो, कोई बात नहीं, पर हमें इमोशनल सपोर्ट दो। तो हर चीज़ का आप जो रिप्लेसमेंट है वो पैसा या लग्जरी या किसी को गिफ्ट लेके देना, या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज़ गिफ्ट ला कर दे रहा है, पर लव, केयर, अफेक्शन उसके लिए अंदर से कुछ है ही नहीं, है ना। अल्टीमेटली वो लव की परिभाषा नहीं है। आप उसको एक तरह से आप बहला रहे हो, है ना। बच्चे को आप कितने भी टाइम टॉयज से बहला दो, अल्टीमेटली उसको माँ और बाप चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए, है ना। तो बहलाना जो है वो बहुत टेम्परेरी का क्विक फिक्स सोल्यूशन है जो आप कर सकते हो या करते आ रहे होगे। पर अगर आपको रूट लेवल पे उनको करना है तो
उनको ये पूछना है कि क्या चीज़ उन्हें तकलीफ़ दे रही है, त्रास दे रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या आपकी वजह से वो कुछ सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में ऐसा कुछ है उन्हें कहना है, क्या उनकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ है, या उनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा लो लग रहा है, सैड लग रहा है। तो पहले तो प्रोब करना, पूछना, एक फ्रेंड की तरह पूछना, ओपन रहना। बहुत सारे लोग डिप्रेस है, तो मे बी कोई बच्चा डिप्रेस है, उससे कुछ गलती होगी, उसे डर है, उसके पेरेंट्स उसे बहुत डांटेंगे और वो बहुत चुप है, शांत है, और जब पेरेंट्स ने पूछा, उसने बताया मॉम ऐसे ऐसे हो गया, पेरेंट्स ने सीधा चिल्ला दिया, चाटा दे दिया, मार दिया। तो अब क्या हो गया, आपने चैनल ही बंद कर दिया। जो चैनल ओपन था कि जहाँ पर बच्चा अपने आप को सुलझा सकता था, अपने आप को बेटर फील कर सकता था और उस चीज़ से बाहर आ सकता था, आपने वो चैनल ही बंद कर दिया। आपने ऑनेस्टी को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आपको चैनल ओपन करना ज़रूरी है, लोगों से कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, उनकी बातों को सुनना ज़रूरी है। हार्ट टू हार्ट टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। यही सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बोल सकता हूँ कि जो हर लेमैन, हर पर्सन, हर कॉमन पर्सन अप्लाई कर सकता है, जिससे सामने वाला पर्सन ओपन अप हो सकता है उनके सामने। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये बात सही है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो नशा करने से, शराब पीने से, सिगरेट पीने से डिप्रेशन कम हो जाता है या टेंशन ख़त्म हो जाती है। बोलते हैं कि भाई 2 पेग मारो, टेंशन हटाओ। तो ये बात क्या रियली वर्क करता है? निकोटीन या नशा काम करता है डिप्रेशन पे, जिससे कि हमें छुटकारा पा सकें सर? तो ये तो वो बात हो गई कि आपके घर में आग लगी है और आप बाल्टी भर भर के उसमें पेट्रोल डाल रहे हो, है ना। तो अगर आप डिप्रेशन में ऑलरेडी हो, तो अगर आपको पता है कि नहीं पता, जो अल्कोहल है वो डिप्रेसेंट है, वो एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, वो डिप्रेस करता है। जो पर्सन डिप्रेशन में नहीं भी है और वो अगर अल्कोहल पीने लग जाए, वो, हाँ बताता हूँ मैं, वो अल्कोहल पीने लग जाए तो असल में वो डिप्रेशन का शिकार होगा, वो उसके अंदर डिप्रेशन आएगा। अल्कोहल इस तरह से काम कर रहा है। दूसरा, जैसे बोला कि टेम्परेरीली क्या अल्कोहल रिलीफ देता है, अब क्या है कि अल्कोहल आपको आपके कॉन्शियसनेस से दूर कर रहा है ना। एक 2 वर्ड है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब हम बोलते हैं जो जीता जागता हुआ है, कोई अनकॉन्शियस हो गया, कोई बेहोश हो गया तो हम बोलते हैं बेहोश हो गया। एक होश में है, एक बेहोश है ना। तो हम हमेशा अल्कोहल वालों को क्या बोलते हैं, ये होश में नहीं है, यही बोलते हैं बेहोश है ना। तो बेहोशी में तो सारे दर्द टेम्पररीली चले ही जाते हैं। आप सोते हो तो भी आप एक गहरी बेहोशी के अंदर हो, है ना। रात को कोई सोया, आप सोए मखमल के बेड पे, कोई गरीब सोया ज़मीन पर, दोनों को कुछ नहीं पता चला कहाँ सोए, क्योंकि बेहोशी के अंदर है ना। आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, आपको नींद में पता नहीं चला, आप एकदम शांति से सो गए कि लोन है या नहीं, सुबह उठ के याद आ गया वापस से लोन है। रात को फाइट करके वाइफ से सोए, रात भर कुछ पता नहीं चला कि है हुई फाइट कि नहीं फाइट हुई, सुबह याद आया कि फाइट हो गई। तो आप अनकॉन्शियस जब भी होगे, बेहोशी की हालत में होगे, तो टेम्परेरीली आप भूलोगे ही अपना हर इशू भूलोगे, आप अपने आप को भी भूलोगे आप कौन हो। रात को आप नींद में आप किससे पूछो तुम्हारा नाम बताओ, 2 मिनट बाद ही बताएगा अपना नाम, इतना भी उसके अंदर सतर्कता नहीं है उस टाइम पे। तो आपको अल्कोहल टेम्परेरीली आपको अलर्टनेस से, प्रेजेंट से हटाकर आपके अनकॉन्शियस में डाल रहा है, एक स्लीप में डाल रहा है, एक आपको बेहोशी में डाल रहा है। इसलिए लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि मेरी प्रॉब्लम चली गई है, लेकिन सुबह उठने के बाद 2-3 प्रॉब्लम और बढ़ गई, है ना। एक अल्कोहल पिया, उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, वो प्रॉब्लम बढ़ गई। उसके बाद अल्कोहल पीने की वजह से घर में बवाल हो गया, चिल्ला दिया, मारपीट कर दी, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, वो भी प्रॉब्लम हो गई। और जो प्रॉब्लम के लिए पिया था वो तो है ही, वो तो है। तो एक प्रॉब्लम लेकर सोए, 4 प्रॉब्लम लेकर उठे, है ना। तो वही हिसाब है। जब तक लोगों को रियलाइज़ नहीं होगा कि आप सिगरेट भी पी रहे हो, निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब स्टिमुलेंट है, आपको टेम्परेरीली आपके कुछ एरियाज़ के ब्रेन को मास्क कर देते हैं, आपकी थॉट्स को कुछ ऑल्टर कर देते हैं। तो आपको लगता है ऐसा, लेकिन वो बिल्कुल भी आपके कोर इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहे। इवन टेम्परेरी भी उनका पीरियड बहुत ही छोटा। अगर इतना टेम्परेरी पीरियड चाहिए तो फिर साइकेट्रिक दवाइयाँ क्यों ना लो, उससे क्यों डर के भाग रहे हो। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है इसके, वो है। तो उससे अच्छा दवाइयों के थ्रू जो बनी है आपको ठीक करने के लिए, उसके थ्रू आपके ट्रीटमेंट लीजिए। और दवाइयों से रिलेटेड स्टिग्मा दूर होना भी बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ बहुत डेंजरस है, बहुत साइड इफ़ेक्ट है, नहीं लेनी चाहिए। तो वो जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, नशा करना है या कोई निकोटीन लेना, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वो सिर्फ उस प्रॉब्लम से आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि बेहोश कर सकती है, सीधी सी बात ये है। और जैसे ही सुबह उठते हैं फिर आपको एक की जगह 4 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर आप एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे और दिन ब दिन वो उस नशे की लत में, उस गड्ढे में आप चलते जाएंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और ऐसा रास्ता आपको कभी अपनाना भी नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।
सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सुसाइड रेट में मैंने पढ़ा था कि मतलब 14 से 29 मतलब 14 to 29 के बीच में ही लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न होता है? जैसे मेनली रीज़न देखा गया है लव अफेयर्स, है ना, मैरिज, या फिर एग्ज़ाम प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, जॉब ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे रीजंस हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये 15 to 29 के बीच में ही क्यों होता है? क्यों नहीं मतलब 29 के बीच के ज़्यादा रेट है हमारे इंडिया में, ये 29 के बीच की रेट क्यों ज़्यादा है? क्या रीज़न है इसका? अब जो 15 से 29 का एज ग्रुप है वो एक्सप्लोर करने का एज ग्रुप है, जितना तक मैंने पता लगा। अब अगर आप देखोगे कि 30 के बाद कोई पर्सन है, उसकी एजुकेशन हो गई है, वो कोई जॉब पर लग गया है, कोई कोई सेटल हो सकता है, या उसके कुछ बिजनेस चल रहा है, या फिर उसके बाद आप उसके ऊपर देखोगे तो एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। उसके बाद में एक मैच्योरिटी लेवल के आज अगर आप किससे 30 साल में पूछोगे तो बोलेगा अरे यार 20 में ये नहीं करता तो अच्छा था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। 35 से पूछोगे वो थोड़ा और विजडम बताएगा, 40 वाले से पूछोगे और थोड़ा ज्ञान देगा। पर वो ज्ञान कोई ना सुनता है ना उसको कोई अप्लाई करता है। जब तक कोई पर्सन खुद से बोलता है ना कि अपनी तकलीफ झेल कर ना आया हो, तब तक वो ज्ञान आता भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं अभी आज 34 की एज में लोगों को ज्ञान देने लग जाऊँ तो बोलेंगे भाई अभी हमको अपनी लाइफ जीने दो भाई, अपना ज्ञान अपने पास रखो, है ना। तो लेकिन फैक्ट ये है कि वो जो एज ग्रुप है 15 तो वो एक्सप्लोरेशन का, वो क्यूरियोसिटी का है। उस टाइम पे आपको है ना नए नए पावर्स मिल रहे हैं, आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको एक पावर मिल रहा है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप अभी पेरेंट्स के सपोर्ट के अंदर नहीं हो, आपके पास खुद के डिसीजन बनाने का पावर है। तो कभी कभी वो पावर अगर सही डायरेक्शन में नहीं यूज़ किया हो, मिसयूज़ हो जाए और पर्सन रॉन्ग ट्रैक पर चले जाए तो उसकी वजह से फिर उसको एक्सपेक्टेशन होएगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा उसको लाइफ के अंदर, फिर लो फील करेगा, वो उसे लगेगा रिजेक्शन फील होगा, ये सारी चीज़ें। और उस टाइम पे उन्हें सिखाया भी नहीं गया कि ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। 15 से 30 साल वाले लोगों को बिल्कुल ये सिखाया ही नहीं गया कि ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद क्या करे, या एग्ज़ाम में फेल हुए तो उसके बाद क्या करे, या लाइफ के अंदर कोई और एडवर्सिटी आए तो उसके अंदर क्या करे। तो उस टाइम पे उन्हें कुछ सूझता नहीं है। वो एडिक्शंस में बहुत सारे लोग चले जाएंगे, कुछ लोग ड्रग्स में चले जाएंगे, कुछ लोग बस बार बार अफेयर्स में पड़ते रहेंगे। तो उनको क्लियर कोई गाइडेंस ही नहीं है उस टाइम पे। तो ये मुझे लगता है कि एक क्यूरियोसिटी है, गाइडेंस नहीं है, एक जिसको हम बोलते हैं कि चंचलता भी है ना वो एज में, जो जिस वजह से भी पर्सन बहुत स्टेबल नहीं रह पाता। बहुत लोग होते भी है स्टेबल, पर बहुत लोग नहीं रह पाते हैं। दूसरा मैंने बोला कि जैसे जेनेटिक चीज़ है, फैमिली की तरफ से ही उस तरह की कुछ उसको ब्रेन मिला है ना, तो उस वजह से भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एजुकेशन अल्टीमेटली हर एक चीज़ का सल्यूशन है। जहाँ पर नॉलेज की कमी है वहाँ पे एजुकेशन ही हो, वही गैप को ब्रिज करेगी। तो मुझे लगता है एजुकेशन दी जाए स्कूल लेवल पे, क्योंकि आपने बचपन पे आपने तो ऐसा हो गया कि आपने पौधा लगा दिया और आपने बोला जब ये झाड़ बनेगा ना तब मैं पानी दूंगा, है ना। तो आपको शुरुआत से उसे पानी देना है, खाद देना है। तो वो शुरुआत वाली खाद ही पेरेंटिंग में है, वही टीचर्स का योगदान है, वही इवन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ का योगदान है कि एजुकेशन मेंटल हेल्थ के बारे में एकदम रूट लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे अगर नहीं होगी तो आप बड़े होकर जब एजुकेशन दोगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं होगी। आज जो 60 साल के लोग हैं उनको आप सिखाओगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या है, डिप्रेशन क्या है, बाइपोलर क्या है, बॉर्डर लाइन क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ADHD क्या है, वो बोलेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, उसका अटेंशन नहीं है, नहीं ये तो मस्ती कर रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत के टाइम पे ही वो ज्ञान नहीं मिला, इसलिए शुरुआत के टाइम से आपको वो ज्ञान मिलेगा तो ही लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सर ने सही बताया है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली जो 15 to 29 की एज जो ग्रुप होती है उसमें कोई भी बच्चा हुआ नए नए एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, क्यूरियस होता है, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती है और ये ओबियसली सभी के अंदर होती है, हमारे अंदर भी थी, सभी व्यक्ति के अंदर होती ही है। और मैं भी 29 के एज ग्रुप में ही हूँ, अभी बीच में ही हूँ सर। तो ये सारी चीज़ें होती है नॉर्मली। बाकी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, या एज ए गाइडेंस, या एज ए लाइफ कोच या मोटिवेटर। हमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए और बच्चों को एक पॉजिटिव वे में एक रास्ता दिखाना चाहिए कि हमें इन चीज़ों में ना पड़ते हुए जो हमारे लाइफ का पर्पस है, या जिस पर्पस से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, या हम जो करना चाहते हैं उसी पर फोकस करें। कहा जाए तो हमारे गोल स्टेटमेंट पर फोकस करें। हमने जो गोल डिसाइड किया है इन फालतू की चीज़ें में हमें नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात स्पेशली पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है बच्चों की परवरिश में। तो पेरेंट्स उन्हें प्यार दें, लव दें, सपोर्ट दें और उन्हें ध्यान रखें कि बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है। देखिए सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि आप बच्ची अच्छी स्कूल में आप पढ़ने भेज देंगे, बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो कितना है, क्या करता है, दिमाग कितना बड़ा है कितना छोटा है। जैसे अपन दिमाग छोटे बड़े की बात मतलब ये है कि बड़े संस्थान में स्कूल कॉलेज में भेजना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैसी स्ट्रेटेजी रखता है या उसकी कैसी थॉट प्रोसेस है, ये हमें जानने की कोशिश करना है। सर अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है, और शॉर्ट एंड स्वीट में आप हमें बताइए कि इससे ओवरकम कैसे हैं, डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। ऑब्वियसली हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है, लेकिन एक सॉलिड रीज़न तो हमने जान लिया कि बहुत सारे रीज़न हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब यही है कि आखिरी में आप ये बता दीजिए कि इससे बाहर कैसे आए। कोई ऐसा कोई मेडिसिन बनी है जो मेडिसिन खा लें, अपन गोली ले लें, टेबलेट ले लें जिससे कि हम बाहर आ जाएं, या कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम उसको आसानी से बाहर आ जाए डिप्रेशन से और ये परमानेंट सॉल्यूशन हो, वापस हमारी लाइफ में रीबैक ना हो। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो हमें ज़रूर आप बता दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये क्वेश्चन बहुत दिन से परेशान कर रहा था और एटलीस्ट मुझे भी ये जानना था कि इससे बाहर कैसे जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइफ में आता ही रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं इवेंट होता है तो ये हमारी लाइफ में वापस से आता ही रहता है। तो इसका परमानेंटली सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो जैसे ये प्रॉब्लम है ये अलग अलग डायमेंशन से आई है, तो सोल्यूशन भी अलग अलग डायमेंशन से आएगा। बहुत शॉर्ट में आंसर करूंगा, टाइम क्योंकि भी काफ़ी हो गया है। कि पहला जैसे मैंने बोला कि दवाइयाँ अवेलेबल है जो टेम्पररीली, क्यों ज़रूरी है दवाइयाँ वो आपको बताता हूँ। कि एक पर्सन है जो एक खड्डे में गिरा हुआ है, ठीक है, वो इतना छोटा खड्डा है कि कोई अपना हाथ दे उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। दूसरा है वो इतने एक डीप खड्डे के अंदर गिरा हुआ है जहाँ पे रस्सी देने से उसको बाहर निकाल दिया जाए। तीसरा है कि वो इतने डीप वेल के अंदर, खड्डे के अंदर गिरा हुआ है कि ना रस्सी ना हाथ, उस टाइम पे कोई क्रेन या कोई और तरह की प्रक्रिया से ही उसे बाहर निकाला जा सकता है ना। अब दवाइयों का रोल तभी आता है जब आपका डिप्रेशन इतना डीप रूटेड हो, इतना सीवियर हो, सीवियरिटी के हिसाब से दवाइयाँ आपको कम से कम उस लेवल पे लेके आएगी जहाँ पे आप किसी के हाथ के सपोर्ट से बाहर आ पाए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम बाकी चीज़ों ट्राई कर लेंगे और डिप्रेशन चला जाएगा, नहीं, दवाइयों का रोल क्या है, आपको अपलिफ्ट करना, आपको वहाँ से बोलते हैं ना एयरलिफ्ट करके एक सेफ लोकेशन पे लेके आना। आप सेफ लोकेशन, सपोज एक पर्सन है सुसाइडल है, तो आप ना उसकी काउंसलिंग करके उसकी कुछ ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, ना मोटिवेट करके हेल्प कर सकते हो, उसको जो करना है वो शायद कर ही लेगा। दवाइयाँ उसकी जो सुसाइडल टेंडेंसी को कम कर देगी और वो उस पोजीशन पे आ जाएगा कि वो हैंडल करने लायक हो जाए किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के थ्रू, फिर वो उसके आगे की प्रक्रिया वो आगे से लेकर चल सकते हैं। तो दवाइयाँ ज़रूर आपको लेनी है, आपको अगर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट डॉक्टर तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। उसके बाद में जो काउंसलिंग है, रेगुलरली काउंसलिंग, वो आपका पार्ट होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने आप को समझोगे और ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे तो आप उससे बाहर आओगे। और तीसरा है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, फैमिली का, वो सपोर्टिव होना ज़रूरी है। तो ये फैमिली से एक्सपेक्टेशन है, तो फैमिली को इस चीज़ के ऊपर चेंज करना ज़रूरी है कि आपको बाहर आने के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट। चौथा स्तंभ जो मैं बोल रहा हूँ ना, 3 स्तंभ बोलिए, चौथा स्तंभ लास्ट है कि लाइफ के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना। चाहे आप रिलीजियस नहीं हो, चाहे आप मंदिर नहीं जाते, आप गुरुद्वारे नहीं जाते, चाहे आप कुछ भी नहीं करते हो, आप भगवान को भी नहीं मानते, आप एथीस्ट हो, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी हो, आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, आप सिर्फ फ्लैश और बोन्स नहीं हो, आपका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, उसको भी थोड़ा स्टडी करना, उसके बारे में जानना, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाना, एकांत शांति की तरफ जाना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा, आपको रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा, बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपको उसको हैंडल करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये मेजर 4 चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं डिप्रेशन से। बिल्कुल, ये सर ने जो 4 चीज़ें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे डिप्रेशन के शिकार या ऐसे कोई व्यक्ति या बच्चा कोई मिलता है तो आप ज़रूर उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो भी उन्हें बता सकते हैं। सर एक सक्सेसफुल कोच हैं और काउंसलर हैं। सर का भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है सर आपका चैनल का? लाइफ कोच गुरप्रीत सिंह। लाइफ कोच गुरप्रीत सिंह नाम करके सर का चैनल है। मैं सर के चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, आप सर को भी फॉलो कर सकते हैं। और सर भी बहुत काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, बहुत सारे मतलब नए अलग अलग टॉपिक्स पर सर वीडियो बनाते हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बनती है तो काउंसलर की मदद तो लेना ही है आपको। साथ में सर ने जो 4 स्तंभ बताए हैं, मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिससे कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आलीशान तरीके से खुशी से जी सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है, बस इसी को आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और अच्छे से जिएं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर का चैनल भी दिया है मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो सर का चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।